1 मंथ लेफ्ट फॉर जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट। आखिरी महीना बचा है दोस्तों, और आप लोगों को इस लास्ट मंथ में क्या करना है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, यह मैं लेकर आया हूं आज। बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। बच्चे कह रहे थे सर ऐसा लग रहा है जो कुछ भी अभी तक पढ़ा है सब कुछ भूलते चले जा रहे हैं। सर हमको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा, कोई गाइडेंस नहीं मिल रही कि इस लास्ट मंथ में प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत सारे डिलेमास और बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। यू नीड नॉट टू वरी, बिकॉज मैं लेकर आया हूं लास्ट मंथ स्ट्रैटेजी फॉर जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट 2024। तो शुरुआत करते हैं इसी चीज के साथ कि हमारे को लास्ट मंथ में क्या करना है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले लास्ट मंथ की इंपॉर्टेंस क्या है, इस स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस क्या है। बच्चों, आपका जो ये 2 साल का संघर्ष रहा है, जिसके अंदर आपने खूब सारी मेहनत, खूब सारा परिश्रम करा है, उससे बच्चों केक तो बन गया है, लेकिन अभी उसकी आइसिंग बाकी है। और बिना आइसिंग के केक केक नहीं कहलाता, वो कहलाती है ब्रेड। तो अगर हमको इस केक की अब एक ब्यूटीफुल आइसिंग करनी है, वो इस लास्ट मंथ में होगी। इस लास्ट मंथ में आपका जो केक बना है अभी तक, उसकी हमको आइसिंग करनी है। हमको बहुत अच्छे से मेहनत करके एक परफेक्ट आइसिंग इस केक की करनी है। यही इस मंथ की इंपॉर्टेंस है कि किस तरीके से जो हमारा परिश्रम 2 साल का रहा है उसमें 4 चांद लग जाएं। वो 4 चांद इस लास्ट महीने के जो भी आपके स्टेप्स होंगे, जो भी आप इस लास्ट मंथ में करोगे, वही डिसाइड करेगा। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज दी हाई इंपॉर्टेंस ऑफ लास्ट मंथ। अब इस आखिरी महीने में सर क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो बच्चों, विद्यार्थी जीवन में हमेशा 2 रास्ते आपके पास होते हैं। एक होता है रास्ता धर्म का और एक रास्ता होता है अधर्म का। इस लास्ट महीने में ये जो अधर्म वाला रास्ता है, इसको पूरा का पूरा त्याग कर देना है। 100% बाइकआउट होना चाहिए। सर धर्म का रास्ता मतलब ये वो कर्म है जो आपको अच्छा आउटपुट देंगे, वो कहलाएगा धर्म। इस पर तो अपन आज पूरा सेशन ले ही रहे हैं। पूरी बातें आज हम इस धर्म की करेंगे, और ये हर व्यक्ति आपको बताता है जो आपकी लाइफ में मैटर करता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके टीचर्स हो, जो भी आपके वेल विशर्स हैं, वो हमेशा आपको धर्म के बारे में बताते हैं। वो हमेशा आपको ये बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आप सक्सेसफुल हो। अधर्म यानी पाप, इसके बारे में बातें बहुत कम लोग करते हैं। मैं शुरुआत अधर्म से ही करूंगा कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके लिए पाप है, जिन्हें आपको त्याग देना है, जिन्हें आपको इस लास्ट मंथ में बिल्कुल भी नहीं करना है। बात करते हैं अधर्म की, यानी पाप की, जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बेटा, डोंट बी अ नाइट आउल। रात का उल्लू ना बने। बहुत सारे बच्चे बार बार ये कहते हैं मुझसे कि सर रात को पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, 100% कंसंट्रेशन से पढ़ाई हो पाती है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इंसान बनाया गया है, उल्लू नहीं। उल्लू का काम है रात को जगना, इंसान का काम है रात को सोना। एक्चुअली जो हमारी बॉडी है वो इस तरीके से डेवलप करी है कि वो रात को सोने के लिए बनी है, सुबह उठकर पूरे दिन मेहनत करने के लिए, और फिर वापस रात को सोने के लिए। रात को आपकी बॉडीज में कुछ ऐसे एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं हार्मोन्स की फॉर्म में, जो आपकी बॉडी की फंक्शनैलिटी और वर्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी डिजाइन करी गई है किसी आउटपुट के लिए, अगर आप रात को नहीं सोंगे तो वो हार्मोन्स रिलीज नहीं होंगे बॉडी में, तो उतना आउटपुट आपको नहीं मिलेगा जितना आउटपुट के लिए आपकी बॉडी डिजाइंड है। तो रात को सोने से वो हार्मोन्स आपकी बॉडी में सिक्रीट होते हैं और आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से आपका आउटपुट 100% आए। अगर आप रात को नहीं सोंगे, वो हार्मोन सिक्रीट नहीं होंगे। तो मैं आपको टेक्निकली समझा रहा हूं कि आपको अपनी स्लीपिंग साइकिल सुधारनी है। आपको 10:30 से 11 के बीच में रात को सोना है, 6:30 से 6 के बीच में उठ जाना है। भाई पहले ही बता रहा हूं, इतनी आवर्स की स्लीप सफिशिएंट है। तो ये आज से ठान लो, ये आज से मान लो कि मुझे अपनी स्लीपिंग साइकिल सही करनी है। रात को 10:30 से 11 के बीच में सोऊंगा, सुबह 6 से 6:30 के बीच में उठ जाऊंगा, और पूरे दिन धर्म वाले कर्म करूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो पहला अधर्म जो त्यागना है वो है रात का उल्लू नहीं बनना। सेकेंड पॉइंट पर आता हूं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाहर का खाना बंद करें। फास्ट फूड, स्पाइसी फूड, ये सब अवॉइड करो। क्यों अवॉइड करो? अगेन लास्ट मंथ है बेटा, बाहर का खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हो गई और तेरी तबीयत खराब हो गई,
तो मान अगर एक वीक भी तबीयत खराब हुई ना, तो वो एक वीक जो धर्म का कर्म करना है ना, वो तू नहीं कर पाएगा और साइकोलॉजिकली तू डिस्टर्ब हो जाएगा। उससे आपके टेस्ट पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि साइकोलॉजिकली बच्चे के अंदर क्या आ जाता है, सर मैंने तो एक महीने पढ़ाई ही नहीं करी, एक महीने में कंसंट्रेट ही नहीं कर पाया, वो भी लास्ट का महीना था, उसमें मैं एक वीक अगर पढ़ नहीं पा रहा, एक वीक ढंग से पढ़ाई नहीं करी मैंने, साइकोलॉजिकली ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है ना माइंड में कि आपका जो आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट नहीं आ पाता। हम इस महीने में बिल्कुल भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको अपनाना है सात्विक भोजन, घर का खाना खाएं, शुद्ध खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, नॉन स्पाइसी फूड खाओ, ऐसा फूड कंज्यूम करो जो आपको मल्टीविटामिन्स प्रोटीन्स रिच रहे, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, खूब सारे फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, सात्विक भोजन अपनाओ भाई। आखिरी महीना है, हम तबीयत खराब होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? यस। थर्ड पॉइंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने आप को उन सारी चीजों से आइसोलेट कर लो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। आपको किसी भी सोशल नेटवर्क, वेबसाइट या ऐप को नहीं चलाना। फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी यूज नहीं करना। अपने दोस्तों से आइसोलेट हो लो, थोड़े टाइम की बात है बेटा, एक महीने की बात है, जो जहां है वो वहीं रहेगा। एक महीने बाद खूब घूमना दोस्तों के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट दिस लास्ट मंथ यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी डिस्ट्रैक्टेड। आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, दोस्तों के साथ ज्यादा इधर उधर घूमना नहीं है, दोस्तों से मिलना एक महीने के लिए तो बंद कर सकते हो ना माय डियर स्टूडेंट्स, एक महीने के लिए कर लो। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन हमको अफोर्ड नहीं करना है, तभी हम हमारे धर्म के रास्ते पे चल पाएंगे। दिस वॉज द थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, भैया आपके जो भी इमोशनल कनेक्शंस बने हैं, आपकी जो भी रिलेशनशिप्स है, अट्रैक्शंस है, उनको अभी के लिए भूल जाओ। इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, ब्रह्मचार्य आपको अपनाना है, आपको बिल्कुल भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, 100% आइसोलेशन में चल जाओ और केवल कर्म करो जो धर्म का रास्ता है। समझ रहे हो? तो ये 4 पॉइंट्स का ध्यान रखना, ये आपके लिए अधर्म है, या आपके लिए पाप है। इन 4 पॉइंट्स को आज ही कसम खा लो, आज ही प्रतिज्ञा ले लो कि हमको ये काम नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने हैं। प्लेज ले लो, वी विल नॉट गोइंग टू डू दीज पाप, अधर्म के रास्ते पे नहीं चलना। अब बात करते हैं धर्म। क्या करें सर फिर एक महीना, वो मैं अब आपको बताऊंगा कि अब आपको इस एक महीने में क्या करना है। जब आप ये चीजें नहीं कर रहे होंगे ना, ऑटोमेटिकली आप यही कर रहे होंगे। जब ये चीजें नहीं करोगे, ऑटोमेटिकली आप क्या करोगे, धर्म की चीजें करोगे। तो देखते हैं अब धर्म क्या बनता है हमारा, हमको क्या काम करना है इस एक महीने में। बहुत ही स्ट्रैटेजिकली करना है, ऐसा नहीं रैंडम कुछ भी करना है, नहीं, स्ट्रैटेजी के अनुसार करेंगे। तो बड़े ध्यान से देखो, लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी। लास्ट मंथ 31 डेज अभी हमारे पास हैं, आज हुई है 23 और 24 को पहला जेईई मेंस का पेपर की शिफ्ट है ना। तो देखो मैंने इनको डिवाइड कर लिया 21 डेज और 10 डेज में। 21 डेज वी विल गोइंग टू हैव इंटेंसिव प्रैक्टिस। 21 दिन हम इंटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे। किस तरीके से करेंगे, हमारा डेली टाइम टेबल क्या होगा, वो सब बताऊंगा। बिल्कुल भी परेशान मत हो, पूरा टाइम टेबल बना के लाया हूं, तुझे वैसे ही करना है जैसा मैं बोल रहा हूं। यू विल गोइंग टू सी कि आपकी परफॉर्मेंस किस तरीके से बूस्ट होगी अगर आप ये फॉलो करोगे तो। फिर आएगा 10 दिन, 21 डेज क्या करनी है, इंटेंसिव प्रैक्टिस। 10 डेज बचे, उसमें क्या करेंगे सर, उसमें आप दोगे खूब सारे मॉक टेस्ट। 10 दिन क्या देंगे, मॉक टेस्ट देंगे। किस तरीके से देंगे सर, वो भी बताऊंगा, परेशान मत हो। सबसे पहले देखो कौन से 21 दिन हमको इंटेंसिव प्रैक्टिस करनी है और कौन से 10 दिन हमको मॉक टेस्ट देने हैं। उसका पूरा कैलेंडर हमारे सामने, बड़े ध्यान से देख, ये रहा कैलेंडर। 23 यहां हम खड़े हैं, 24 को हमारा पेपर होने वाला है, जेईई मेंस की फर्स्ट शिफ्ट होने वाली है, ठीक है। 31 डेज हमारे पास है। यहां पर अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो जो ग्रीन बॉक्स में डेट्स मैंने दिखाई है वो है मॉक टेस्ट की डेट्स। उन डेज को आपको मॉक टेस्ट देना है। किस तरीके से देना है अभी बात करेंगे। बाकी दिन क्या करना है सर, बाकी 21 दिन बचे, आपको करनी है इंटेंसिव प्रैक्टिस, बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस कैलेंडर को मार्क कर लो, आप अपने कैलेंडर में ये मार्किंग कर लो। हमको ऐसे ही इस लास्ट मंथ में कार्य करना है, कर्म करना है। बात समझ में आ रही है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है? ओके। अब देखो इंटेंसिव प्रैक्टिस क्यों करा रहे हो सर,
इंटेंसिव प्रैक्टिस क्यों करें हम, क्या कारण है इंटेंसिव प्रैक्टिस करने का? तो बेटा एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हर बच्चा जानता होगा, माइकल फेल्प्स। 28 ओलंपिक मेडल्स इनके नाम है, जिसमें से 23 गोल्ड मेडल्स है, 3 सिल्वर मेडल्स है और 2 ब्रोंज मेडल्स है। इतना तगड़ी पर्सनालिटी, लेकिन ये सब अचीवमेंट्स आई कहां से? सक्सेस सबको दिखता है, पीछे की स्टोरी क्या है, कैसे ये सक्सेसफुल हुए, किस तरीके से इन्होंने ये अचीवमेंट करी, वो किसी को नहीं पता रहती। उस पे जाओ भाई। इस व्यक्ति ने बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में 8 कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करा और आपको पता है 8 के 8 में ही अचीव्ड गोल्ड मेडल्स और साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। ये सब कैसे हुआ? ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि इन्होंने ईच एंड एवरी डे 12 आवर प्रैक्टिस करी फॉर 365 डेज एंड 4 इयर्स। एक साल के 365 दिन, 4 साल तक लगातार हर दिन 12 घंटे प्रैक्टिस करिए स्विमिंग पूल में रहकर, तब जाकर ये अचीवमेंट अचीव हुए हैं। आप समझो कितनी तगड़ी इंटेंसिव प्रैक्टिस इन्होंने करी होगी। सारी सीमाओं को उंगाल दिया, सारी सीमाओं को उंगाल दिया, खुद को इतनी तगड़ी प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व करा, खुद के कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर निकले, तब जाके ऐसे अचीवमेंट अचीव होते हैं। अगर आपको भी जेईई मेंस के अंदर ना ही केवल सिलेक्शन चाहिए, बट अच्छी रैंक भी चाहिए, आप भी कुछ तोड़ना फोड़ना चाहते हो जेईई मेंस के अंदर, तो आपको करनी पड़ेगी इंटेंसिव प्रैक्टिस। अगर ये 4 साल तक लगातार हर दिन 12 घंटे स्विमिंग पूल में बिता सकते हैं, तो क्या आप एक महीने में हर दिन 12 घंटे पढ़ाई नहीं कर सकते क्या? कम ऑन गाइस, दिस इज द मोटिवेशन। क्या आप लोग हर दिन 12 घंटे पढ़ाई कर लोगे एक महीने तक? कर लोगे या नहीं कर लोगे? हाँ, यही हमारी इंटेंसिव प्रैक्टिस होगी। हर दिन हम 12 घंटे पढ़ाई करेंगे फॉर अ कंप्लीट 1 मंथ। सर उस 12 घंटे को कैसे डिवीजन करने वाले हैं वो देखो। 12 घंटे को हम कुछ इस तरीके से डिवाइड करेंगे। उसके लिए हमको पहले करना पड़ेगा सिलेक्शन, चैप्टर का सिलेक्शन करिए। कैसे करेंगे बेटा? 2 कैटेगरी मैंने यहां पर बनाई है, एक है हाई प्रोफिशिएंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और दूसरा है लो प्रोफिशिएंट और लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब कि एचपी चैप्टर्स एंड एलपी चैप्टर्स। सर इनका मतलब बेटा हाई प्रोफिशिएंट या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मतलब यह है वो चैप्टर जिनकी आपने खूब सारी प्रैक्टिस कर रखी है, जो चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं, वो चैप्टर जिनका वेटेज ज्यादा है जेईई मेंस में, वो चैप्टर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर्स को हम रखेंगे किस कैटेगरी में? एचपी चैप्टर्स में। अब कुछ बच्चों के ऐसे चैप्टर भी होंगे जो शायद उन्होंने पढ़े ही नहीं होंगे, ऐसे चैप्टर होंगे जिनसे डर लगता होगा, जिनकी प्रैक्टिस कम करी होगी, जिनका वेटेज जेईई मेंस में थोड़ा सा कम होगा, वैसे चैप्टर्स को हम रखेंगे एलपी चैप्टर्स की कैटेगरी में। लो प्रोफिशिएंट या फिर लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिनकी आपने पढ़ाई करी नहीं या जिनसे डर लगता है, कम प्रैक्टिस करिए, कम वेटेज रखते हैं जेईई मेंस में, वो क्या होंगे? वो होंगे एलपी चैप्टर्स की कैटेगरी में। क्या आप हर सब्जेक्ट में पीसीएम, तीनों सब्जेक्ट में ऐसे चैप्टर्स को डिवाइड कर सकते हो? एचपी चैप्टर्स एंड एलपी चैप्टर्स कर लिए, मजा आ गया। जैसे ही कर लिया मजा आ गया। अब देख 12 घंटे जो पढ़ाई करनी है ना पर डे, उसका डिवीजन देख। आपको हर सब्जेक्ट को 3 घंटे देने हैं, 3 घंटे फिजिक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री, 3 घंटे मैथ्स। और इन 3 घंटों में आप क्या करोगे? एचपी चैप्टर्स की प्रैक्टिस करोगे। एचपी चैप्टर्स की प्रैक्टिस कहां से करेंगे सर? आप पीवाईक्यू करो, आपके पास जो भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है आप वो करो, जो भी स्टडी मटेरियल है वहां से आपको इन चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है लगातार 3 घंटे। इस 3 घंटे में ब्रेक नहीं होना चाहिए। आपकी सिटिंग हैबिट होनी चाहिए फॉर 3 आवर्स कंप्लीट। भैया पेपर भी तो 3 घंटे का होगा ना, तो 3 घंटे बैठकर अपने माइंड को फोकस करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आदत बनानी पड़ेगी। तो आप क्या करोगे? फिजिक्स लिया, 3 घंटे एचपी चैप्टर्स लिए, लगातार प्रैक्टिस करी, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स। इनके बीच में आप ब्रेक ले सकते हो, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में ब्रेक, केमिस्ट्री और मैथ्स के बीच में ब्रेक ले सकते हो, लेकिन इस 3 घंटे में कोई ब्रेक नहीं लेना है। यहां से आप खूब सारी प्रैक्टिस करो। जिन क्वेश्चंस में आप फंस रहे हो उन क्वेश्चंस को मॉड्यूल से पढ़ लो, उन क्वेश्चन को आपके पास जो स्टडी मटेरियल है वहां से उनकी थ्योरी पढ़ लो, वो जिस भी सब टॉपिक के हैं, वो जिस भी चैप्टर के हैं वहां से उनका थियोरिटिकल पार्ट पढ़ लो, उनके 10 क्वेश्चन और कर लो, तो रिवीजन भी हो जाएगा। आपको यह भी पता चल जाएगा कि मैं भूला हूं या नहीं भूला। बच्चों को ऐसा लगता है सर पढ़ तो बहुत सारा लिया, लग रहा है सब कुछ भूल भी गया हूं। देख, जब तू यहां पर प्रैक्टिस करने लगेगा ना, तू सीधे क्वेश्चन लगाने लगा। जो क्वेश्चन तुझसे हो रहे हैं मतलब वो कंसेप्ट तू नहीं भूला है,
वो सब टॉपिक तू नहीं भूला है, वो टॉपिक तू नहीं भूला, वो चैप्टर तू नहीं भूला है। जिस क्वेश्चन में फंसे उसकी थ्योरी पढ़ ले, तो रिवीजन हो गया, क्योंकि वो तो भूल चुका है, तो रिवीजन भी हो गया और प्रैक्टिस भी हो गई। एक तीर से दो निशाने इस तरीके से हमको लगाने हैं। समझ में आया क्या करना है भैया? सीधे क्वेश्चन हिट करेंगे, जिस क्वेश्चन में फंसूंगा उसकी मैं थ्योरी पढ़ लूंगा, चाहे वो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर से देखूं, चाहे वो मैं अपने नोट्स से देखूं, चाहे वो मैं मॉड्यूल से देखूं, या मैं किसी भी स्टडी मटेरियल से देखूं, और उस पर 10 से 15 क्वेश्चन अच्छे अच्छे और कर लूंगा। ये मेरे हो गए कितने आवर्स? ये हो गए 9 आवर्स। सर 12 आवर्स करने हैं ना, तो अभी 3 आवर्स और बच रहे हैं। वो उसमें क्या करेंगे? उसमें करेंगे हम एलपी चैप्टर्स। एलपी चैप्टर्स के फॉर्मूले पढ़ेंगे, उनके बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, समझ रहे हो? उन फॉर्मूले की बेसिक एप्लीकेशन सीखेंगे, इन डेप्थ नहीं पढ़ने हैं बेटा। इन चैप्टर्स को बच्चा क्या करता है? छोड़ जाता है। हम छोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? उसका भी लॉजिक है, उसका भी रीजन है। जेईई मेंस विल नॉट बी कंडक्टिंग ओनली सिंगल पेपर। आपको पता है ना, मल्टीपल डेज पे मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, तो बहुत सारे पेपर्स होते हैं। अब जब बहुत सारे पेपर्स होंगे तो क्वेश्चन किसी भी सब टॉपिक से आ सकता है ना, किसी भी सब टॉपिक से आ सकता है। तो हम सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि यार ये छोड़ जाते हैं, ये पढ़ जाते हैं। अगर जो छोड़कर गए वहीं से क्वेश्चन आ गया तो आपकी रैंक तो पीछे खिसक जाएगी ना। हो सकता है वो क्वेश्चन बहुत आसान आया हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया हो सकता है वो क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो, लेकिन आप तो पढ़कर ही नहीं गए, पढ़कर नहीं जाओगे तो कर भी नहीं पाओगे। इसलिए अपन 1 घंटा रोज एलपी चैप्टर्स को देंगे, इनकी बेसिक बेसिक बातें सीख लेंगे, बेसिक बेसिक फॉर्मूले पढ़ लेंगे, उनकी बेसिक बेसिक एप्लीकेशन देख लेंगे। बस इनकी प्रैक्टिस नहीं करनी, बस इनको ऐसे पढ़ना है, ताकि अगर यहां से कोई आसान क्वेश्चन आ जाए तो मैं उसको छोड़ू नहीं, वो मेरे लिए बोनस साबित हो जाए कि यार ये तो मुझे चैप्टर आता नहीं था, पूरा डिटेल में भी नहीं पढ़ा, लेकिन इससे एक सिंपल क्वेश्चन आ गया है और मैंने उसको कर लिया है। गेटिंग माय पॉइंट भैया? 100% कोर्स कंप्लीशन आपका हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि हमको जेईई मेंस में 100% कोर्स कंप्लीट कर कर ही जाना है। आप सेलेक्टिव बिल्कुल भी नहीं हो सकते। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरीके से हमारे आईपी डेज तो हो गए। अब कौन से डेज आएंगे? अब आएंगे एम्प्टी डेज, मतलब मॉक टेस्ट वाले डेज। मॉक टेस्ट कैसे देंगे सर? तो समझो, आपको मॉक टेस्ट उसी टाइम पर देना है जिस टाइम पर एनटीए जेईई मेन का पेपर कंडक्ट करवाएगा। वो टाइम कौन सा है बेटा? 9 बजे से 12 बजे मॉर्निंग शिफ्ट का। उस टाइम आप एक पेपर दोगे। इवनिंग शिफ्ट का टाइम है 3 बजे से 6 बजे, उसमें तुम दोगे पेपर 2। मतलब हर मॉक टेस्ट वाले दिन आप 2 पेपर दोगे। एक होगा पेपर 1 मॉर्निंग शिफ्ट के टाइम पर, और एक होगा पेपर 2 इवनिंग शिफ्ट के टाइम पर। ठीक है, पेपर दो, अच्छे से पेपर दो, है ना? और माहौल वैसा ही बनाना जैसा कि एग्जाम का माहौल होता है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, और पूरे कंसंट्रेशन के साथ पेपर देना है। ये नेट प्रैक्टिस की तरह है। गेटिंग माय पॉइंट? असली एग्जाम के पहले घर पे प्रैक्टिस हो जाएगी, और वही माहौल आपको डेवलप करना है अपने घर पर भी। ठीक है सर, ये तो हो गए अपने 6 आवर्स। 3 आवर और 3 आवर कितने हो गए? 6 आवर्स। अभी भी 6 आवर्स बच रहे हैं, क्योंकि हमको तो हर दिन 12 घंटे पढ़ाई में लगाने हैं। अब बाकी 6 आवर्स में क्या करेंगे? तो बेटा पेपर 1 का एनालिसिस करोगे आप 3 आवर्स, और पेपर 2 का एनालिसिस करोगे 3 आवर्स। अब बच्चा सोचता है 3 घंटे पेपर का एनालिसिस करूंगा, सर ये तो आप टाइम वेस्ट करा रहे हो। बेटा ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। इट इज नॉट अ टाइम वेस्ट, इट इज इन्वेस्टमेंट, जो आपको आगे रिजल्ट देगा, आपको बहुत कुछ सिखाएगा। एनालिसिस में क्या करेंगे? सर क्या हमें अपनी रैंक देखनी चाहिए? क्या सर हमें अपने मार्क्स देखने चाहिए? हमें क्या करना चाहिए इस एनालिसिस के अंदर? बेटा ना तो आपको रैंक देखनी है, ना ही आपको मार्क्स देखने, क्योंकि इनको देखकर या तो आप मोटिवेट होंगे या आप डिमोटिवेट होंगे। मैं नहीं चाहता आप दोनों में से कुछ भी हो। ना हमको मोटिवेट होना है, ना हमको डिमोटिवेट होना है। मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए भैया, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे ये करना है तो करना है। वो मोटिवेशन अंदर से होना चाहिए, एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पर ना तो रैंक देखनी है, ना मार्क्स देखने हैं। क्यों? अगर आपकी रैंक पीछे आई, डिमोटिवेट हो जाएगा। रैंक बहुत बढ़िया आई तो मोटिवेट हो जाएगा, वो ओवर कॉन्फिडेंस में जा सकती है चीज। तो हमको वो नहीं देखना। हमको क्या देखना है? हमारा कंपटीशन है हम खुद, जो हम कल हैं। आज हमारा अगर कल से बेहतर है, मतलब हम तरक्की के रास्ते पे चल रहे हैं। हमको बस यही देखना है कि कल से बेटर आज हुआ या नहीं हुआ। वो बेटर कैसे बनाएंगे? आइडेंटिफाई और मिस्टेक। पेपर एनालिसिस में हमको कुछ नहीं करना, हमको अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है कि कहां कहां गलती हुई, किस किस टॉपिक में गलती हुई, किस किस टाइप की गलती हुई। वो आइडेंटिफाई करके, मान फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में 3rd लॉ में आपसे गलती हो गई,
तो अब आप क्या करोगे, आप उस थर्ड लॉ को अच्छे से पढ़ोगे, उसके सारे कंसेप्ट्स एक और बार रिवाइज करोगे फ्रॉम नोट्स, फ्रॉम रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जहां से आपकी मन हो, ठीक है। और फिर उस पे अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे। और ये करने के बाद अगले पेपर में इस बात का ध्यान रखना है कि गलती वापस नहीं दोहराऊं। सेम चीज आप मैथ्स में भी करोगे, केमिस्ट्री में भी करोगे। आइडेंटिफाई योर मिस्टेक, राइट इट इन अ डायरी, जिसको हम बोलेंगे सिड, सेल्फ इंप्रूवमेंट डायरी में आप वो मिस्टेक्स लिखोगे और अगले पेपर में उनको रिपीट नहीं करना है। अपनी गलतियों से ही सीखना है माय डियर, अपनी गलतियों से ही जो सीख गया मतलब मस्त हो गया है काम। गेटिंग माय पॉइंट? इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं, लाइव एग्जांपल है अपनी गलतियों से सीखने का, क्या आउटपुट मिलता है आपके सामने लाइव एग्जांपल है। अगेन एक ऐसी पर्सनालिटी जिसको वापस इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। बात है 2004 की, इंडिया टूर टू ऑस्ट्रेलिया। सचिन लगातार बहुत ही कम स्कोर पर आउट हो रहे थे, लगातार बहुत ही कम स्कोर पे आउट हो रहे थे। तो उन्होंने एनालिसिस करी कि यार मैं इतने कम स्कोर पे आउट कैसे हो रहा हूं। तो जब उन्होंने अपने मैचेस पुराने वाले देखे तो उन्होंने पाया कि जितनी भी बॉल्स बाहर की तरफ आ रही थी ऑफ साइड में, उन बॉल्स पे सचिन आउट हुए। इसका मतलब बॉलर्स जानबूझ के ऑफ साइड में बाहर की तरफ बॉल डाल रहे थे। और जब बाहर की तरफ बॉल आती है तो कोई भी खिलाड़ी वो टेम्प्ट होता है कवर ड्राइव मारने के लिए, और वही गलती सचिन से बार बार हो रही। बेटा फोर्थ टेस्ट मैच सिडनी 2004, सचिन ने स्कोर बनाया 241 नॉट आउट एंड ही डिडंट यूज्ड अ सिंगल कवर ड्राइव। एक भी कवर ड्राइव ना मारते हुए 241 विदाउट आउट का स्कोर सचिन तेंदुलकर ने बनाया। अपनी गलती से सीखे, गलती आइडेंटिफाई करी, उससे सीखे कि यार कवर ड्राइव मारूंगा तो आउट होने के चांसेस है। मैं पहले भी तभी आउट हुआ हूं जब बाहर बॉल आई थी और मैंने कवर ड्राइव मारने की कोशिश करी। उन्होंने एक भी कवर ड्राइव नहीं मारी, सारे बॉलर्स ने टेम्प्ट करा, बार बार बॉल को बाहर डाला, बार बार बॉल को बाहर डाला। सचिन उन्होंने एकदम ठान लिया था, मान लिया था कि मुझे कवर ड्राइव नहीं मारनी है, एक भी कवर ड्राइव नहीं मारी। 241 स्कोर आपके सामने विदाउट आउट। आप समझ सकते हैं अगर अपनी गलतियों से तुमने सीख लिया तो आउटपुट कैसा आने वाला है। तो आइडेंटिफाई योर मिस्टेक, नेवर एवर रिपीट देम, कभी भी उनको रिपीट नहीं करनी है। गॉट दी पॉइंट? बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप देख सकते हो आपके पूरे 31 डेज का 100% पॉजिटिव यूटिलाइजेशन आपको कैसे करना है। अगर ये स्ट्रैटेजी आपने अपना ली ना बच्चों, आपका जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट होएगा और बहुत ही तगड़े तरीके से बूस्ट होएगा। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। ओके, अब देखते हैं क्या की पॉइंट्स है जो हमको मॉक टेस्ट देते वक्त याद रखने हैं और मेन टेस्ट में भी फिर हम उसी को फॉलो करेंगे। सबसे पहले 2 राउंड टेक्निक्स की हेल्प लें। क्या होती है सर 2 राउंड टेक्निक्स? जो बच्चे जानते हैं उनको तो पता ही होगा, जो मुझसे पढ़े हैं उनको मैं हमेशा बोलता हूं कि 2 राउंड टेक्निक लें। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको मैं बताता हूं 2 राउंड टेक्निक क्या होती है। बेटा 2 राउंड टेक्निक ये होती है कि जैसे आपके पास पेपर आया, मान लो आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस है, उस सब्जेक्ट से आप स्टार्ट करो। कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। अब 2 राउंड टेक्निक आती है। क्या करना है? सबसे पहले वो क्वेश्चन करते जाओ जो क्वेश्चन आपको लगे फॉर्मूला बेस्ड है, कम लेंथी है, वो क्वेश्चन जो आपने पहले देखे हैं या जिन क्वेश्चन को आपको पता है किस तरीके से करना है, जो कम टाइम में क्वेश्चन हो जाए। अब दूसरे टाइप के भी क्वेश्चन होंगे जो शायद पहली बार आप देख रहे हो, जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, या आपको आता तो है लेकिन आपको पता है कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, लेंथी है, अगर मैं यहां पर रुक गया तो मेरा टाइम वेस्ट भी होगा और हो सकता है उस कैलकुलेशन में मैं कहीं फंस जाऊं। ऐसे क्वेश्चंस आप आइडेंटिफाई कर लो। पहले वो क्वेश्चन करने हैं फर्स्ट राउंड के अंदर जो बहुत ही सिंपल है, इजी है, कम लेंथी है, फॉर्मूला बेस्ड है, आपने देख रखे हैं, उनको फर्स्ट राउंड में कंप्लीट कर लो। सेकेंड राउंड में वो क्वेश्चन लेने हैं जो लेंथी है, जो कैलकुलेटिव है, जिसके अंदर आपको सोचना पड़ेगा। इससे क्या होएगा, जब आप फर्स्ट राउंड कंप्लीट करोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। इससे जो हार्ड क्वेश्चन है ना वो भी आप करते चले जाओगे, अटकोगे नहीं। अगर ऐसा नहीं करा तो क्या होता है, कोई भी हार्ड क्वेश्चन आपके सामने आया, कोई भी टफ क्वेश्चन आपके सामने आया, आप उसको करने लग गए, दिमाग के अंदर वो क्वेश्चन चल रहा है, आपसे नहीं हुआ।
आप दूसरे क्वेश्चन पे तो पहुंच जाते हो, आप तीसरे क्वेश्चन पे तो पहुंच जाते हो, लेकिन दिमाग का जो कंसंट्रेशन है वो उसी क्वेश्चन पे अटका रहता है। यार उस क्वेश्चन में क्या करना था, वहां क्या गलती कर रहा हूं, यार वो क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, मैं वो नहीं चाहता। पहले कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करें, पहले वो क्वेश्चन कर लें जो खटाक 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 हो रहे हैं, और फिर सेकंड राउंड में आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो लेंथी हैं, जो कैलकुलेटिव है, जो न्यू टाइप के हैं। गेटिंग माय पॉइंट? 2 राउंड टेक्निक अपनाओगे, पेपर भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कभी भी ऐसा भी नहीं होगा सर मेरा पेपर छूट गया, क्योंकि आप फर्स्ट राउंड में पूरा पेपर एक बार देख चुके होंगे, है ना। तो पेपर भी नहीं छूटेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में बूस्ट अप हो जाएगा, तो एंग्जाइटी भी नहीं होगी, पसीने भी नहीं आएंगे पेपर में। गेटिंग माय पॉइंट? 2 राउंड टेक्निक अपनानी है। दूसरा पॉइंट, प्रैक्टिकल टारगेट्स होने चाहिए। हैव प्रैक्टिकल टारगेट्स। प्रैक्टिकल टारगेट्स का मतलब क्या होता है कि बेटा ऐसा नहीं कि मुझे 300 में से 300 नंबर लाने हैं, आते हैं, नो डाउट इन इट। अगर आपका पोटेंशियल है लाने का, लाओ, आपके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल टारगेट सेट करो कि यार मुझे इतने क्वेश्चंस तो मिनिमम करना है, अब इससे ज्यादा जो होते जाएंगे हो जाएंगे। प्रैक्टिकल टारगेट होना चाहिए। पेपर बहुत ही ज्यादा टफ है, तो हो सकता है कम क्वेश्चन ही हो रहे हो, कम मार्क्स ही आ रहे हो, लेकिन आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि यार ये पेपर टफ है इसलिए ऐसा हो रहा है, और ये रिलेटिव है, सबके लिए है। तो प्रैक्टिकल टारगेट्स रखो। नॉन प्रैक्टिकल टारगेट्स के चक्कर में बच्चा गलतियां कर देता है, जल्दबाजी में ज्यादा क्वेश्चन करने में गलतियां हो जाती है। हैव प्रैक्टिकल टारगेट्स। ओके, ये 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके, वाई जेई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट? सर फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्यों, एक और अटेम्प्ट है ना। आप जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट पे इतना फोकस क्यों कर रहे हो? मेरी बात समझो भाई, ये देखा गया है पिछले कुछ सालों में कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ना वो लेस कॉम्पिटिटिव होता है। यहां पर अराउंड अराउंड 155 से 165 में आपकी 99 परसेंटाइल आ रही होती है। ये मैं एवरेज बता रहा हूं। कोई पेपर बहुत टफ है, हो सकता है 200 नंबर पे 99 परसेंटाइल आए। कोई पेपर बहुत इजी है तो 200 नंबर पे 99 परसेंटाइल आए। कोई पेपर बहुत टफ है तो हो सकता है 130 125 पे भी 99 परसेंटाइल आ सकती है। मैं एक मीडियन बता रहा हूं, मैं एक एवरेज बता रहा हूं कि अराउंड अराउंड 155 से 165 के बीच में पिछले 2-3 साल में 99 परसेंटाइल आ रही है फर्स्ट अटेम्प्ट में। वहीं अगर मैं सेकंड अटेम्प्ट की बात करूं तो वहां पर ये नंबर, ये जो मार्क्स का नंबर है, ये अराउंड अराउंड 15 to 20 मार्क्स ज्यादा हो जाता है सेम परसेंटाइल अचीव करने के लिए। मतलब कंपटीशन बढ़ जाता है। जहां 155 से 165 के बीच में 99 परसेंटाइल आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ला रहे हो, यही नंबर शूट अप होकर हो सकता है 185 से 195 के बीच में पहुंच जाए फॉर 99 परसेंटाइल। तो यहां कंपटीशन कम है, कम मार्क्स पे अच्छी रैंक आने की पॉसिबिलिटीज है। पहला कारण तो यह है। दूसरा कारण क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा कारण है कि अगर आपका जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत ही बढ़िया हो गया तो आपने एक सीट ब्लॉक कर ली है एनआईटी के अंदर मन पसंदीदा ब्रांच में, तो दिमाग में एक फितूर तो हट गया है दिमाग से कि भाई मुझे अब जेईई मेंस 2 के लिए भी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपके पास एक सीट है पहले से ही, तो कॉन्फिडेंस है ना। अब आपका पूरा का पूरा फोकस होगा बोर्ड्स पे और जेईई एडवांस पे। तो अराउंड अराउंड 3 मंथ्स आपको मिल रहे हैं जिसमें आप बोर्ड्स की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, एडवांस की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, और एडवांस के पेपर को भी फोड़ सकते हो। लेकिन जिस बच्चे का जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट या तो उसने दिया ही नहीं या खराब हो गया, अब वो फोकस कहां करेगा? वो फोकस करेगा जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट पर। ओहो हो, तो फिर वो बोर्ड्स और जेईई एडवांस पे कब फोकस करेगा? क्या यू विल बी एट द एज विद दिस स्टूडेंट? अगर आपने जेईई मेंस 1 को ही अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया तो क्या आप इस स्टूडेंट से तो आगे चल गए हो? आप तैयारी कर रहे हो जेईई एडवांस की, ये तैयारी कर रहा है जेईई मेंस की अभी भी। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने यही सीट ब्लॉक कर ली अपनी एक मन पसंदीदा कॉलेज में, एक मन पसंदीदा ब्रांच के साथ, तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन, पूरा फोकस रहेगा जेईई एडवांस और बोर्ड्स को लेके। अच्छा खासा टाइम मिलेगा, उसमें हम खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे और जेईई एडवांस को भी फोड़ देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट। समझ में आया? सो इसी के साथ आई एम सेइंग यू ऑल दी बेस्ट। अच्छे से पेपर देना, मस्त तरीके से पेपर देना। मुझे उम्मीद है मुझे सारे चेहरे हंसते हुए दिखेंगे जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद। इस सेशन को मैं एंड करना चाहता हूं पुष्कर राज ठाकुर जी की कविता की कुछ पंक्तियों के साथ। ये तो बस चिंगारी है, आग लगाना बाकी है, देख लिए जो सपने मैंने खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना बाकी है। ये तो बस चिंगारी है, आग लगाना बाकी है।